आकाश वायु प्रभवः शरीरात्मोच्चरन् वक्त्र मुपैति नादः स्नानान्तरेषु प्रविज्यमानो वर्णत्वमागच्छति यह स शब्दः। आकाश और वायु के संयोग से उत्पन्न होने वाला शब्द कैसे उत्पन्न होता है? आकाश यानी खाली स्थान। मैम कौन सा पेज है? पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 4 है। कौन सी बुक में? शिक्षा जो मैंने पीडीएफ भेजा है ना, वर्णोच्चार के पीडीएफ में है। तो वहां पे 4 नंबर पे तो नहीं है। 4 नंबर पर ही है, मेरे पास है। तो सुन लीजिए, इसमें सिर्फ समझने वाली बात है कि शब्द कैसे बन के आता है अंदर से। नाभि के नीचे वायु और आकाश के संयोग से हमारे पेट के अंदर क्या है? खाली स्थान होता है, वो है आकाश। और हमारे अंदर उदर में वायु होती है। तो वो के संयोग से वो नाभि से ऊपर उठता है और उठने के बाद वो हमारे गले तक आता है। और गले से बाहर जब निकल कर हमारी जो जीव है, उसका हम तालू, दांत और तालू और दांत, ये 2 जगह पे स्पर्श करके वो अलग अलग वर्ण निकलते हैं। तो नीचे देखो, इसमें लिखा हुआ है, जीवात्मा बुद्धि से अर्थों की संगति करके जब मनुष्य कुछ बोलना चाहता है, कुछ विचार करके कुछ वो अंदर से बोलना चाहता है, तो पहले तो वो विचार करता है कि मुझे ये बोलना है। तो जब वो विचार करता है तब उसके मन में उत्पन्न होती है कि मैं ये बोलूं। तब हमारी जो जठराग्नि है वो उठती है विचार से, और वह वायु को प्रेरणा करता हुआ वह वायु हमारे सीने में आता है और धीमा धीमा सर हमारे फिर गले तक आता है। तो उसी से हमारे जो तरह तरह के जो हम शब्द बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं, उसी से ये होते हैं। उसमें विशेष कारण क्या है? जिह्वा है हमारी। जिह्वा को हम जहां जहां जिस अलग अलग स्थान पर स्पर्श करेंगे, वो अलग अलग आवाज निकलेगी, अलग अलग वर्ण निकलेंगे। तो ये कहाँ पर, कौन से स्थान पर जिह्वा का स्पर्श करें तो उसका उच्चारण निकलेगा, हम आगे सूत्रों में देखेंगे। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। पेज नंबर निकाल लीजिए। पेज नंबर 11 है, मेरी पुस्तक में 11 है, आपकी में देखिए। प्रथमम प्रकरणम अथ प्रथमम प्रकरणम। निकाला सभी ने? हाँ, तो ये 22 नंबर का ये सूत्र है। यहाँ पर अकुह विसर्जनीया कंठ्या। मैं बड़ा बड़ा लिख रही हूँ ताकि आपको दिखे।
दिख रहा है सभी को? हाँ जी। सभी को दिख रहा है? हाँ, तो ये क्या लिखा है, साथ में बोलेंगे, अपोह विसर्जनीयाः कंठ्याः। एक बार अपने आप अपने उसमें देखकर पढ़िए, अपोह विसर्जनीयाः कंठ्याः। अब ये अ है ना, अ से अ, आ और आप्लुत तीनों आ जाएंगे, अकार पूरा आ जाए। अकार बोलेंगे तो समझो अ, आ और अप्लुत। ये अ में क्या आ गया, अ, आ और अप्लुत, ये तीनों आ जाएंगे अ से, ये अ से। हाँ, स्वर स्वर तीन तरह के होते हैं। कल शुरू हो गया था दीपालिका जी, कल के उसमें निकल गया है। ये स्वर होते हैं तीन प्रकार के, ठीक है। एक ह्रस्व होता है, एक दीर्घ होता है और एक होता है प्लुत। जैसे ओम है, ओम के पीछे ओम में, ओम के पीछे लिखा रहता है ना, 3 का अंक बना रहता है, उसको बोलते हैं प्लुत। प्लुत यानी उसको 3 गुना समय लगेगा बोलने में। जैसे ओम लंबा करके बोलते हैं ना, ऐसा। तो ये अप्लुत मतलब तीनों स्वर आ गए आ के, अ ह्रस्व आ गया, अ दीर्घ आ गया और अ प्लुत आ गया, ठीक है। ये तीनों हो गए अ से। ये जो ऊपर अ दिया है इससे। अब ये है को, कु से क वर्ग आ जाएगा पूरा। अब ये वर्ग की पहचान के लिए जो पहले वर्ण होते हैं, क वर्ग में कु पे लगा देते हैं, च वर्ग में चा पर उ की मात्रा लगा देते हैं और प में प वर्ग में प पर लगा देते हैं। जो पहले वर्ण होते हैं उन पर उ की मात्रा लगा दी जाती है। उससे हमें पता चलता है कि ये वर्ग है। अब कु से हुआ क वर्ग। अब क वर्ग के अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं, कौन बोलेगा? हाँ बोलिए। हाँ आप बोलिए, बोलिए दीपालिका जी, आप बोलिए। हाँ 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 हाँ। हाँ। तो ये 5 वर्ण आ से, ठीक है। अब इन 5 वर्ण को हम लिखेंगे नहीं, यहाँ पर बहुत लंबा हो जाएगा, पूरा क वर्ग लिख लेंगे, ठीक है। क वर्ग, इसके बाद है ये ह, क वर्ग, और क्या है ये ह, और विसर्जनीय। विसर्जनीय यानी विसर्ग, ये विसर्ग का चिन्ह है, ठीक है। या चिन्ह बना लें या विसर्ग लिख लेंगे तो भी चलेगा, विसर्ग। ठीक है। तो अब ये आकार में ये तीनों आ गए, तो क वर्ग में इसके 5 वर्ण आ गए, और ह, हकार और विसर्ग, इन सब का उच्चारण किससे होगा? कंठ्या, कंठ से। इस सूत्र का ये अर्थ है, अपोह विसर्जनीयाः कंठ्या। तो इन सब का उच्चारण किससे होगा? कंठ से। कंठ से, ठीक है। समझ आया सभी को? ये सूत्र समझ में आ गया? सूत्र का अर्थ, इस सूत्र का अर्थ है अकार, अवर्ग। अवर्ग यानी ये तीनों आ जाएंगे, अ ह्रस्व, आ दीर्घ और अप्लुत, ये तीनों आ जाएंगे। और
वर्ग, ह और विसर्ग, इन सब का उच्चारण कहाँ से होगा? कंठ से। कंठ से। हाँ, ये कंठ से उच्चारण होगा। शुद्ध उच्चारण इसका कंठ से होगा। वैसे हम जो करते आए, हमारी आदत में जो भी पढ़ रहा है वो गलत है। ठीक है, जैसे बोल के भी देख लीजिए, अ आ, ये कहाँ से आवाज निकल रही है? कंठ से। ह, इसकी भी आवाज कंठ से निकल रही है, ह। और क वर्ग वाले सारे वर्णों को बोल के देखिए, क, ख, ग, घ, ङ, ये सभी हमारे कंठ से आवाज निकलती है। तो इन सभी का उच्चारण कंठ से हो। ये आप इसमें अर्थ दिया हुआ भी है, या तो उसे नोट कर लें, अलग अलग से नोट बनाना है तो अलग से नोट कर लें, या आपके पास पुस्तक है तो वो ठीक है। आप प्लुत को ऐसे देखिए, मैं तीनों का उच्चारण बताती हूँ। अ, आ, आया समझ? हाँ, वो 3 गुना समय लेगा, 3 गुना समय लेगा। आप थे नहीं ना, कल हो गई ये चर्चा। ये जो हमारा, 1 मिनट, ये जो हमारा थंब है, ठीक है, इसके यहाँ पर देखिए एक स्पंदन होता है, नब्ज जैसी चलती है ना? तो वहां पर जो एक बार फड़कती है, उतनी देर में तो हमें ह्रस्व बोलना है, ह्रस्व आ। और जितनी बार में 2 बार फड़कती है, उतनी बार में हमें दीर्घ बोलना है। और 3 बार फड़कती है, उतनी में हमें प्लुत बोलना है। इतना समय हमको लंबा देना है उस पर। ठीक है, स्पष्ट हो गया? ठीक है, हाँ। तो अभी ये सूत्र स्पष्ट हो गया सभी को? कोई शंका किसी को? ठीक है, आगे चले। अभी हमने इससे पहले सीखा कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, है ना? कुल वर्ण कितने होते हैं? 63 होते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। और ये वर्ग व्यंजन 5 वर्ग होते हैं। इनको स्पर्श व्यंजन भी बोलते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। य, र, ल, व ये हैं अंतस्थ व्यंजन, है ना? और इसके बाद श, 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 ह ये हैं ऊष्म व्यंजन। इनको देखा। और जो संयोग चक्र है, जो संयोग से बनते हैं, दो वर्ण मिलके बनते हैं, ऐसे कुछ शब्दों को भी देखा था। जैसे आप अपने नाम का बनाएंगी, दीपालिका, क्या बनाएंगी, कैसे बनाएंगी? बोलिए। हम्म, हाँ, ई। ई, हाँ। तो ऐसे ही कुछ शब्दों को हमने देखा था। ठीक है, तो यही अभी तक इतना ही हुआ है ना? अभी हम आज दूसरा एक और ले लेते हैं, एक सूत्र और ले लेते हैं। ये सूत्र तो क्लियर हो गया सभी को, है ना?
अब ये जो बाकी के सूत्र हैं उनको हमें अब करना है 28 नंबर का। 28 नंबर पर जो सूत्र है उसे देखेंगे। पढ़ने में आ रहा है सभी, है ना? इसको बोलेंगे इचूय शास्त्रालभ्याः। इचूय शास्त्रालभ्याः। ठीक है। तो अब जैसे पहले में हमने देखा था ऐसे ही अब ये है ई, तो ई से क्या होगा? ई ह्रस्व ई दीर्घ ई प्लुत। जैसे पहले में आ को हमने देखा था उसी तरह से ई ह्रस्व ई दीर्घ ई प्लुत तीनों आ जाएंगे। ई और ई प्लुत। ठीक है। क्या बताइए, कौन बताएगा? जैसे पहले में कू था तो कू से क्या आया था? कवर्ग। अब ये चू है तो चू से क्या आएगा? चवर्ग। ठीक है। चवर्ग में कौन कौन से वर्ण होते हैं? हाँ बोलिए शोभा जी। च छ ज झ ञ। हाँ, तो वो पांचों वर्ण आ जाएंगे। इसके बाद है य आ जाएगा और श। ये कौन सा है? तालव्य श है, जिसको तालव्य श कहते हैं, है ना? तो ई वर्ण आ जाएंगे तीनों और च वर्ग आ जाएगा, य आ जाएगा और श, तालव्य श। ये किससे बोले जाएंगे? तालु से। तालव्याः। ये सबका उच्चारण कहाँ से होगा? तालु से, है ना? ई बोल के देखिए। ई हमारे तालु से थोड़ा सा हमारी जीभ टच होती है। ई और च वर्ग पूरा च छ ज झ ञ। ये पूरे में हमारी जीभ किससे टच हो रही है? तालु से। ठीक है। और य में भी जीभ तालु से होता है। य और श, इसको कैसे बोलेंगे? जीभ को तालु से लगाकर श। जीभ का बीच का हिस्सा उठाएंगे और तालु से टच करेंगे तो कैसे निकलेगी आवाज? श। ठीक है। तो ये समझ आ गया सभी को? इस सूत्र का अर्थ समझ आ गया? ई से ई वर्ण तीनों और चू से च वर्ग य और तालव्य श। अब ये श तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है। श, स और ये। ठीक है। इसको बोलेंगे तालव्य श। एक मिनट प्रकार से
हाँ, तो ये तालव्य श है, ये तालु से बोला जाता है। ये है दंती स, इसको बोलेंगे दंती स, और इसको बोलेंगे मूर्धन्य स। ठीक है, तालव्य शकार, दंती सकार, मूर्धन्य शकार। वो बीच वाले को क्या बोले? दंती। दंती। दंती स, सड़क वाला स। ठीक है, सड़क वाला स होता है, उसको दंती स इसलिए बोलते हैं कि हमारी दांतों से बोला जाता है। वो दांत स दांतों को टच करते हैं आपस में, तब बोलते हैं। और मूर्धा, मूर्धा हम अपने तालु के 3 ऐसा मूर्धा है हमारा, ये इसके 3 पार्ट कर लेंगे, है ना। तो जो ये अंदर, ये यहाँ पर हमारी जिह्वा है, ठीक है, और यहाँ दांत हैं, और ये तालु का जो यहाँ पीछे का हिस्सा है, ये 3 पार्ट हो गए। ये एक तो ये, एक ये, एक ये। तो जो अंदर वाला पार्ट है, यहाँ हमारा गला है, तो हमारी जो जिह्वा का जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा इससे टच करेगा। ठीक है, जो जीभ का अंदर वाला हिस्सा हम तालु के अंदर वाले हिस्से से टच करके बोलेंगे श श श, उसका उच्चारण सही निकलेगा। आया समझ में, है ना। तो ये तीनों सकार का स्पष्ट हो गया। तालव्य श, ये तालु को टच करेगी हमारी जीभ, है ना, बीच में। और दंती सा में दांत से दांत टच करेंगे, तो दंती सा बोलेंगे, दांत से टच करेगी जीभ। और मूर्धन्य श में मूर्धा, इसको मूर्धा बोलते हैं, हमारे तालु के अंदर के हिस्से को मूर्धा बोलते हैं, इसलिए इसका नाम है मूर्धन्य शकार। ठीक है, स्पष्ट हो गया सभी को। तो ये 2 सूत्र हमारे पूरे हो गए, है ना। ये 2 सूत्र ही रखे आज, या आगे बढ़ाएं, या अब आगे थोड़ा सा मतलब अपना वो तो नहीं हो रहा है किसी का। एक सूत्र और ले ले, फिर आपको संभाषण भी तो कराना है। हाँ संभाषण करेंगे, 10 मिनट करेंगे, एक सूत्र ले लेते हैं, है ना। पेज नंबर है 12, 29 नंबर का सूत्र है। नंबर देख लीजिए, पेज किसी में आगे पीछे हो सकता है। सूत्र नंबर 29, 29। हाँ जी, हाँ। ऋतु रसा मूर्धन्या। ऋतु रसा मूर्धन्या, है ना। इन सूत्रों को भी उच्चारण करके देखिए, सूत्र भी पढ़ना आना चाहिए, है ना। ऋतु रसा मूर्धन्या। ठीक है, ऋतु रसा, क्या होगा? ऋतु रसा मूर्धन्या, ये विसर्ग है पीछे। तो अब री से फिर ऐसा ही होगा जैसे पहले हमने अ और ई को देखा था। अब री का भी ह्रस्वरी, दीर्घरी और प्लुतरी तीनों आ जाएंगी। और 2 से टवर्ग और र और मूर्धन्य शकार। ठीक है, 2
टू से ट वर्ग आ जाएगा और मूर्धन्य शकार। इन सब का उच्चारण किससे होगा? मूर्धा से। मूर्धन्याः। ट वर्ग में कौन कौन से वर्ण आएंगे? ट, थ, द, द, ब। ण, ट, ठ, ड, ढ, ण। अना, अना, अना। ट, ठ, ड, ढ, ण, है ना। और ये मूर्धन्य शकार, इन सब का जैसे अभी मैंने उच्चारण बताया था ना, ये मूर्धन्य सकार का उच्चारण बताया था, इसी तरह से इन सब के उच्चारण होंगे। रे, ठ, ड, ढ, ण, र और शत। ठीक है, स्पष्ट हो गया? स्पष्ट हो गया सभी को? जी डॉक्टर साहब, स्पष्ट हुआ? जी जी जी। ठीक है, तो आज यहीं तक रखेंगे। 3 सूत्र हो गए आज, है ना। इसके बाद हम थोड़ा सा देखेंगे संभाषण। जो मैंने पोस्ट भेजी थी उसमें क्या क्या भेजा था? उसमें थे सर्वनाम। कौन कौन से सर्वनाम ने? भवान और भवती। अगर पुल्लिंग है तो भवान, स्त्रीलिंग है तो भवती, है ना। और अगर आपका नाम पूछना है तो पुरुष के लिए भवतः, भवतः नाम किम और भवत्याः नाम किम, ये था, है ना। तो अभी मैं पूछूं? अच्छा, पहले तो ये बताइए कितने वचन होते हैं संस्कृत में? 3 वचन। 3 होते हैं, है ना। 3 वचन। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है, नपुंसकलिंग। और कितने, नहीं लिंग पूछ रही थी मैं या वचन पूछ रही थी? क्या बोल दिया? आपने वचन आपने वचन पूछा था। अच्छा, अच्छा। अच्छा, तो पोस्ट में और क्या था? किसने पढ़ी पोस्ट? उसमें सह दे रखा था, सा दे रखा था। हाँ, जैसे स्त्रीलिंग के लिए अब सा है। देखिए, हाँ ये तो हमने कल सीख लिया था, भवान भवती का सीख लिया, ठीक है। उसमें सह, अगर कोई मनुष्य या कोई वस्तु दूर है तो उसके लिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग इसमें भी रहेंगे। तो जो पुल्लिंग है उसके लिए बोलेंगे सह। सह अंजना जी। अंजना के लिए क्या लगेगा? स्त्रीलिंग है, लगेगा सा। सा अंजना जी। सा अंजना। सह डॉक्टर साहब। ठीक है, सह। और कोई नाम ले सकते हैं, रामः, सह श्यामः, सह किशोरः, और सा गीता, सा रानी, सा साधना, रंजना, सा शोभा, सा प्रभा, सा साधना। ठीक है, और अगर नपुंसक लिंग है तो तत्, तत् प्रयोग करेंगे। तत् फलम, तत् पुस्तकम, तत् वृक्षम, तत् गृहम। तो ये तो हुआ दूर के लिए। अगर कोई दूर है तब तो हमें ये शब्द प्रयोग करने हैं। पुल्लिंग में सह, स्त्रीलिंग में सा, नपुंसक लिंग में तत्। ठीक है, और अगर वह पास में है तो उसको क्या बोलेंगे? एषः। पुल्लिंग के लिए एषः, स्त्रीलिंग के लिए एषा, नपुंसक लिंग के लिए एतत्। तो ये 6 शब्द ही हैं। जो पोस्ट थी उसमें 6 ही शब्द हैं, इनका ही प्रयोग है। तो अब आप
अपनी तरफ से दूर का कोई भी नाम लेके वाक्य बनाइए। हाँ जी साधना जी, आप बनाइए पहले। सबसे पहले पुल्लिंग के लिए बनाती हूँ, सह हाँ। श्यामः। उसके बाद स्त्रीलिंग के लिए सा दीपालिका। और अगर कोई मतलब नपुंसक लेंगे तो तत्फलम। ये तो हो गया दूर के लिए। अब आज की बारी आती है तो पुल्लिंग के लिए एषः सुमितः, और स्त्रीलिंग के लिए एषा शोभा, और नपुंसक लिंग के लिए एतत् 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 वही नाम ले लेंगे, कलमम, पुस्तकम। एतत् कलम, कलमम, कलमम, कलमम। है ना? हाँ, ठीक है। हाँ, प्रयास करिए। और कौन बोलेंगे? और कोई प्रयास करेंगे? प्रभा जी, हाँ जी बोलिए। हाँ जी, पुल्लिंग के लिए स बालकः, लड़की के लिए स्त्रीलिंग के लिए स बालिका, सा बालिका। सा बालिका, और नपुंसक के लिए एषः एषः फलम, तत्फलम। तत्फलम, तत्फलम। और नजदीक हो तब क्या बोलेंगे? एषा बालिका, एषः बालकः, एतत् एतत्। फलम। ठीक है, आप कोशिश करिए। और शोभा जी? जैसे सह रामः, सा प्रभा, और तत् फलम, और एसह एसह दीपालिका जी, दीपालिका जी, ऐसा और एसा। एषा। हाँ, एसह तो पुरुष के लिए, पुल्लिंग के लिए, एसा स्त्री के लिए, और एतत् फलम, एतत् पुस्तकम, पुस्तक। अंजना जी? अंजना जी आप बोल रहे हैं? सफलम, सा बालिका, हाँ कोई एषः एषः फलम,